हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ही क्यों रखा है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए क्या लिखा गया है। अप टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी अराउंड 1800 ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, मतलब कि 17वीं सेंचुरी के आसपास सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। ठीक है, देयरफॉर इट वाज इजी। तो उस समय यह काफ़ी ज़्यादा इजी था कि अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ना और उनको उनकी प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता चला गया तो बहुत सारे एलिमेंट्स और खोजे गए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट और आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं। ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या अलग अलग है, और ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, दीज हैव वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। तो हम क्या देखते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग अलग होती हैं और वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट। तो अब क्या है कि इन एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को याद रखना और या फिर जो अलग अलग जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो द साइंटिस्ट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल डैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगी कि जितने एलिमेंट्स उस समय उनको मतलब ज्ञात थे, उनको मालूम थे, उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद रखना, है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी एलिमेंट्स के बीच में कुछ पैटर्न खोजना चालू किया कि कुछ ना कुछ ऐसा हमें पैटर्न मिल जाए ताकि हम इन सभी एलिमेंट्स को आसानी से याद रख सकें और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी से याद रख सकें। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड। ठीक है, तो फिर इसके बाद सबसे पहले आया मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चार्स ऑर्गेनाइजिंग द केमिकल एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या किया गया कि एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए तो साइंटिस्ट ने क्या किया, द साइंटिस्ट कलेक्टेड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। तो सभी साइंटिस्ट क्या किया कि हर एक एलिमेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी चालू कर दी। दे स्ट्रगल टू फाइंड द लिंक्स बिटवीन द एलिमेंट्स। लेकिन जब उन्होंने सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तो मतलब उन्होंने इकट्ठी कर ली, उसकी बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, लेकिन उनको अब दिक्कत ही आने लगी क्योंकि उनके बीच में कोई उन्हें लिंक नहीं मिल रहा था एक दूसरे से। मतलब जो सभी एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज बीच में कोई उनको लिंक नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम करते हैं। मतलब एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स। आजकल हमने ये भी देखा है कि देखो, जब हम शायद क्लास 5th में या 4th में आपने ये पढ़ा होगा, जितनी भी थिंग्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर हम उनको दो चीज़ों में बांटते, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी एलिमेंट्स को भी अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन अवर डेली लाइफ। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे आजकल की जो डेली लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। जैसे कि अगर आप किसी एक दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि उसने क्या कर रखा है। जैसे मान लो अगर हम उससे साबुन, हमने बोला कि हमें भाई लाइफ बॉय का एक सोप दे दो, ठीक है, मतलब लाइफ बॉय साबुन दे दो, तो वो ये तो है नहीं कि वो पूरी दुकान में ढूंढेगा कहाँ रखा हुआ लाइफ बॉय, है ना, वो तो ऐसे नहीं करेगा। उसने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर बना रखा है, जगह बना रखी है जहाँ पर वो सिर्फ साबुन ही रख रहा है, मतलब, है ना। तो उसने क्या किया, अब दुकान में एक स्पेस बना दिया, एक कॉर्नर बना दिया कि वहाँ पर सिर्फ वो साबुन रखेगा, ताकि जब भी कोई ग्राहक उसे साबुन मांगे तो तुरंत वहीं जाए और वहाँ से तुरंत साबुन लेके आ जाए, है ना। लेकिन अगर वो इसी सामान को, अगर वो सारा सामान पूरी दुकान में मिक्स करके फैला के रखे तो क्या होगा, मानो कोई ग्राहक साबुन लेने आ गया और साबुन अगर सबसे नीचे रखा हुआ है तब तो उससे क्या होगा, फिर तो उससे सारा सामान पैर बाहर, मतलब कि बाहर निकालना है या फिर कैसे करना है, काफ़ी दिक्कत आएंगी ना उसको साबुन ढूंढने में, है ना। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स को भी अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम किया गया ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हम उनको आसानी से पढ़ सकें और उनको आसानी से हम याद रख सकें। ठीक है,
तो दिस हैव बीन अचीव्ड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर वाइल डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वन अनदर। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको तो एक साथ एक ग्रुप में रखा गया, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स जो थे, मतलब जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स थे, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे चैप्टर का नाम पढ़ा ना आपने, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वही मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी उनको अलग उनका एक ग्रुप बना देंगे, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी पहले वाले ग्रुप से, उसको हम दूसरे ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हैज़ बीन टू मेक द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड सिंपलर। और क्लासिफिकेशन करने का सबसे जो मेन मकसद ये था ताकि हम एलिमेंट जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आसानी से समझ सके, पढ़ सके और आगे इनका कहीं इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज टुगेदर इन सेवरल ग्रुप और फैमिलीज। तो क्या किया गया कि जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी तो उनको एक ग्रुप में, एक फैमिली में अरेंज किया गया। ठीक है, सो वी नो द प्रॉपर्टी। अगर तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें उस ग्रुप के अगर एक मेंबर की प्रॉपर्टी हमें पता है तो हमें उससे उस ग्रुप के अंदर जो बाकी मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी मिल जाती थी आसानी से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम सबसे पहले अब सम अर्लियर अटैम्प्ट्स देखते हैं कि मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने, अलग अलग ग्रुप में बांटने से पहले कुछ और भी कोशिशें की गई थी एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में, मतलब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, है ना। जो हम आजकल पढ़ते हैं ना, जो आजकल हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं ना, वो सब करने से पहले ना, उससे पहले कई सारे साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने क्या क्या कोशिशें करी एलिमेंट्स, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स तक किस तरीके से किया गया, कहाँ से चालू हुआ, कैसे कैसे होते होते अब ये कहाँ तक पहुँच गया है ना, उसके बारे में एकदम हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, सम अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में तो साइंटिस्ट थे, वो तो ये सोच रहे थे कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाए। बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए गए। ठीक है, उन्होंने क्या, मतलब साइंटिस्ट ने क्या क्या किया कि उन्होंने जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको एक ग्रुप में प्लेस करने का काम किया, और उस ग्रुप को नाम दिया फैमिली। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि मतलब एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या किया, जिन ऐसे एलिमेंट रखे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, और उस ग्रुप को उन्होंने क्या बोल दिया, एक फैमिली है। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले एक मतलब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मतलब फर्स्ट जो ग्रुप बना वो बना मेटल नॉन मेटल का। ठीक है, एवं द अर्लियर, जब स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया गया तो लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटने का काम किया। उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, उन्होंने कहा जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेटल जैसी होगी उसे हम मेटल वाले ग्रुप में रखेंगे, और जिसकी प्रॉपर्टी मेटल से नहीं मैच करेगी उसको हम रखेंगे नॉन मेटल वाले ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो क्लासिफिकेशन था ये मतलब सफल नहीं हुआ, मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है, तो 1803 के अंदर जॉन डेल्टन ने अपनी एक टेबल बनाई। उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेस पर एक टेबल में अरेंज करने का काम किया। ठीक है, और यही टेबल जो थी आगे जाके फिर इसी से हमारी जो अब हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वहाँ पर मतलब ये मतलब इसी टेबल की वजह से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज बन पाई है ना, ये उसका बेस था कहा जाए एक तरीके से। तो ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डॉबर्नियर। ठीक है, तो 1817 में इन्होंने एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम किया। ठीक है, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने हर एक ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट रखे, उनको क्या बोला, ट्राइड्स बोले। हर एक ग्रुप के अंदर इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, हर एक ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट रखे थे, और हर एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्रायड कहा जाता था, ट्रायड। ठीक है, तो डॉबर्नियर ने ये शो करा कि एलिमेंट इज इन अ ट्रायड हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, है ना। तो इसने ये कहा कि ग्रुप के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं, तो इसने ये कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट और थर्ड वाले से एकदम रिजेंबल करेगी, उसके एक जैसी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड। ठीक है, यहाँ पर 3 एलिमेंट लेके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का सिंबल Na, पता है आपको, पोटेशियम का साइन होता है K। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, पोटेशियम का मास होता है 39। ठीक है,
अब उसने ये कहा कि जो सोडियम का मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों के मतलब फर्स्ट और जो थर्ड है इनके एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अगर आप 39 और 6.9 को जोड़ो कितना आएगा ये, मतलब 39.0 6.9 को जोड़ेंगे फिर इसका एवरेज निकालना, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 22.95। ये क्या आ गया, ये तो आ गया भाई इसका एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो मतलब 22.95 देखा जाए तो ये 23 के लगभग इक्वल ही तो है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक मास जो है वो सोडियम का हमने निकाला 22.95 और वैसे होता है कितना 23, तो इसके लगभग इक्वल ही तो है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इसके, ठीक है। तो यही बात उसने कही थी डॉबर्नियर ने कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मतलब बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, और इसका जो इस बीच वाले की जो प्रॉपर्टी होगी मतलब सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी लिथियम और पोटेशियम से रिजेंबल करेगी, साथ मैच करेगी, ठीक है। तो अब इन दिस ट्रायड ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस ट्रायड में हम क्या देखते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फॉर एग्जांपल दे आर ऑल मेटल्स, क्योंकि देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों मेटल्स हैं। दे ऑल हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, इन तीनों की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब ये सभी क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। इसलिए इन तीनों एलिमेंट्स हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या बोलते हैं, एल्कलीज मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या होती है, बेसिक सॉल्यूशंस बनाती हैं, बेस बनाती है, इसलिए इनको क्या कहता है, एल्कलीज कहा जाता है या फिर एल्कली मेटल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके ये तो हमने एक अभी तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ा है, इसके अलावा दो उसने तीन, जो डॉबर्नियर था उसने 3 ग्रुप बनाए थे। तुमने फर्स्ट ग्रुप देख लिया, इसके बाद देखते हैं ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पर उसने 3 एलिमेंट लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम का मास होता है 40.1, बेरियम का मास होता है 137.3। इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, एवरेज निकाल के कितना आएगा, 88.7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना था इसका जो मास था, वैसे वो 87.6 था, तो लगभग इसके इक्वल ही तो था। तो यहाँ पर भी मतलब जो ये भी एक उसका मतलब जो डॉबर्नियर ने अपना ट्राइड बनाया था, ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक ग्रुप हमने ये पढ़ा, एक ग्रुप ये हमने ये पढ़ा। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इन एलिमेंट्स हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन नेचर, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइड। अब इस 2 ट्राइड तो हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास थर्ड ट्राइड आएगा, ठीक है। थर्ड ट्राइड क्या है, वो ये है कि क्लोरीन है, दूसरा एलिमेंट है ब्रोमीन, तीसरा एलिमेंट है आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का मास 79.9, आयोडीन का मास 126.9। अब जब हम क्लोरीन और आयोडीन के मास का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 81.2, जो कि ब्रोमीन के एटॉमिक मास के लगभग अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म द सॉल्ट, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है भाई हेलोजन, यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं हेलोजन, इसका मीनिंग क्या है भाई, तो हेलो में हेलोजन के अंदर हेलो जो वर्ड है इसका मतलब होता है सॉल्ट, और जन मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो हमने ये पढ़ा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स कहते हैं, ठीक है। The above classification of element into triad help in predicting the atomic mass and other properties of the middle element। मतलब इस ट्राइड का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस ट्राइड की हेल्प से हम बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उसका जो एवरेज एटॉमिक मास, मतलब उस बीच वाले एलिमेंट का मास और उसकी प्रॉपर्टी को हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, अपनी मर्जी से बता सकते थे, ठीक है। अब ये तो हमने उसकी खासियतें पढ़ ली। अब इसका आता है कि डॉबर्नियर जो अपनी क्लासिफिकेशन करी थी एलिमेंट्स की, इसकी लिमिटेशंस क्या आती थी, कमियाँ क्या आती है ना। एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, ज़्यादातर यही पूछी जाती है कि मतलब कि जो डॉबर्नियर ने अपना ट्राइड बनाया उसकी क्या एडवांटेज थे या फिर उसकी क्या लिमिटेशंस वगैरह थी। तो लिमिटेशन में सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था इसका, द इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड्स। मतलब उस समय जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे, मालूम थे, वो सभी इस ट्राइड के अंदर फिट नहीं हो पा रहे थे। मतलब उसने सिर्फ 9 एलिमेंट का ही ग्रुप बनाया था, ठीक है। 9 एलिमेंट जो ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हमने टेबल बना ली इस तरीके से, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर उसने 9 एलिमेंट रखे थे, ठीक है। तो यहाँ था क्या, ये लिथियम, सोडियम मतलब Na हो गया, पोटेशियम के लिए हो गया K, ठीक है। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो
इस ग्रुप को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्राइड बोलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 9 ही तो एलिमेंट थे, इसके अलावा तो और इसके अंदर एलिमेंट थे ही नहीं। तो वही लिखा है यहाँ पर कि वाज दैट ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड, मतलब उस समय जितने एलिमेंट्स ज्ञात थे वो सभी इसके अंदर अरेंज नहीं हो पाए थे। ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स, क्योंकि सिर्फ डॉबर्नियर ने सिर्फ 3 ट्राइड बनाया था और ज़्यादा ट्राइड बना ही नहीं पाए, बने उससे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्राइड बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज नॉट द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इसके बाद के जो एलिमेंट थे अगर उनको उन ट्राइड में अरेंज करने की कोशिश कर भी रहे थे तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास के इक्वल के बराबर नहीं आ पा रहा था। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमने ट्राइड बनाया ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, फास्फोरस आर्सेनिक का 74.9, इन दोनों का एवरेज निकालने आएगा 44.5। और जो और ये आया तो इसका एवरेज तो आया 44.5, लेकिन जो फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, मतलब इससे काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना, इसके आसपास भी नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वही बोला गया कि डॉबर्नियर ने सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाए थे, उसके आगे उसका ट्राइड बन नहीं पाया क्योंकि उसके आगे के जो एलिमेंट थे वो उसके इस तरीके के पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये जो सारी कमियां रह गई थी ना डॉबर्नियर के क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कमियां रह गई थी, इन कमियों को दूर करने के लिए इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट था, उनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने फिर कुछ कोशिशें करी और एलिमेंट्स को फिर दूसरे तरीके से अरेंज करने की कोशिश करी यहाँ पर, है ना। तो 1866 में इंग्लैंड के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया एलिमेंट्स। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव्स में हमने ये पढ़ना है कि डॉबर्नियर ने जो अपनी ट्राइड बनाए थे उसकी ट्राइड के अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए न्यूलैंड ने क्या करा, एक नया सिस्टम बनाया। उसने सभी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ही ट्राई टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक मासेस। उसने ये कोशिश करी कि एलिमेंट और उनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसने उसके बारे में जानने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट इसे मालूम थे या फिर जितने एलिमेंट्स की उस समय खोज हो चुकी थी, तो इसने उन सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया। मतलब कह सकते हैं हम इसने उस समय जितने एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करने का काम किया, ठीक है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द, उन्होंने जो सबसे पहले एलिमेंट लिया उसका नाम वो था हाइड्रोजन, क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो एलिमेंट लिया वो थोरियम, क्योंकि उस समय थोरियम सबसे लास्ट एलिमेंट था और जिसका मास होता था 56, ठीक है, सॉरी, जो कि 56th एलिमेंट मास नहीं, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व डैट, तो उन्होंने ये देखा जब सभी एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि जब वो उस अपने टेबल में या ग्रुप में जब आगे तरफ जा रहे थे, उन्होंने ये देखा कि हर एक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल कर रही थी, मतलब सिमिलर आ रही थी, ठीक है। तो न्यूलैंड ने फिर ये सजेस्ट किया कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उन्होंने ये बताया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एकदम मैच करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है। न्यूलैंड ने इसे क्या नाम दिया, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर 8 का नियम काम करता है ना, 8, क्योंकि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने हिंदी में जो लोग गाने सुनते हैं या फिर गाना गाने का प्रयास करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, तो उनमें 7 सुर होते हैं। हिंदी में आपने सुने होंगे सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। तो ये 7 सुर हैं, तो ये सुर भी कैसे होते हैं, क्योंकि ये आप काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7वें के बाद फिर से क्या रहा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया, मतलब फर्स्ट वाला सुर वापस आ गया, मतलब 7 सुर के बाद जो 8वां सुर क्या आएगा वो जो पहला वाला सुर आ जाता है ना। मतलब 7वां सुर जो होगा, 8वां सुर जो होगा वो पहला वाला सुर होगा, मतलब 7 एलिमेंट के बाद क्या होगा, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच करेगी। तो उसी तरीके से मतलब ये जो उन्होंने ये कहा कि ये जो उनका जो अरेंजमेंट है वो एक म्यूज़िकल नोट्स की तरह है। जैसे म्यूज़िकल नोट्स में जो पहला सुर होता है और जो 8वां सुर होता है वो दोनों मैच करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उन फर्स्ट वाले एलिमेंट प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एकदम मैच करेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं उन्होंने जो टेबल बनाई थी वो क्या बनाई। तो उन्होंने टेबल बनाई
यहाँ पे आप टेबल देख रहे होंगे, आपके सामने बन रही है, ठीक है। इस टेबल के अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये सिर्फ न्यूलैंड की टेबल का एक पार्ट है, हमने अभी पूरी टेबल नहीं बात है, सिर्फ एक पार्ट की बात करें, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिथियम और सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऐसी जो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो यहाँ पे जैसे बताया ना मैंने, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेगी, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करेगी, तो है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम पोटेशियम से मैच कर रही है, और ऐसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और कैल्शियम से मैच करेगी। अगर आप काउंट करो तो अगर बेरिलियम या मैग्नीशियम की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मान लो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एलिमेंट क्या हुआ, ये हुआ मतलब मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो बेरिलियम से मैच करेगी। ऐसे ही एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो बोरोन से मैच करेगी। मतलब हर एक जो एलिमेंट होगा वो अपने 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा, ठीक है। आगे समझ में, ये तो एक पार्ट हमने पढ़ा। लेकिन जो उसने जो पूरी टेबल बनाई थी वो ये थी, वो सामने देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ उसने नोट्स लिख ली सारे का, पादा नहीं, ठीक है, 7। उसके बाद उसने एलिमेंट के नाम दी नीचे, ठीक है। लेकिन इसकी ना सबसे बड़ी कमी ये रह गई थी कि इसका जो टेबल था, मतलब इसमें जो इसने जब टेबल में जब एलिमेंट्स अरेंज किया ना, तो सारे के सारे एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी को, इसके रूल को या इसके नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो, मतलब सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल नहीं कर पा रही थी। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी, ठीक है। तो इसकी ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशन थी क्या। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो ये है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट थे वो अपनी फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर पा रहे थे, मतलब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो टेबल बनाया उसके अंदर जो एलिमेंट जो थे वो सिर्फ कैल्शियम तक वाले ही एलिमेंट उसके रूल को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद के जो हैवी एलिमेंट्स थे वो इसके नियम को या इसके जो रूल बनाया था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। सबसे बड़ी कमी तो इसकी ये थी। दूसरी कमी ये थी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, इसने हाइड्रोजन को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ एक ही टेबल में ग्रुप किया था, मतलब रखा था, जबकि इसकी प्रॉपर्टी जो थी उससे मैच नहीं कर पा रही थी। देखिए जैसे ये आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इसी टेबल में ऊपर हाइड्रोजन भी रखा हुआ है, नीचे फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन और क्लोरीन से मैच नहीं करती, लेकिन इसने उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ था, ठीक है। तो ये भी इसकी कमी थी। थर्ड कमी ये थी कि इसने एक ही जगह पर 2 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कोबाल्ट और निकल, है ना, कोबाल्ट और निकल को उसने एक ही जगह पर रखा हुआ है, जबकि इसको अलग अलग रखना चाहिए था। और दूसरा ये कमी थी कि कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से तो मैच करती ही नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी तो मैच करती थी आयरन से, और आयरन को इसने क्या कर दिया, इसने अलग प्लेस कर दिया, कोबाल्ट और निकल को अलग प्लेस कर दिया। फिर तो मतलब इसने जो टेबल बनाई थी ये कह के कि भाई एक ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उसको वो एक ग्रुप में रखेगा, लेकिन यहाँ तो उसने क्या कर दिया, उल्टा ही कर दिया। उसने ऐसे एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग थी, है ना, और जिससे इनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी उसने उन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया। कोबाल्ट और निकल को Fe के साथ प्लेस करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ प्लेस कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग ही थी, टोटली अलग थी, है ना। तो ये कुछ कमियां इसकी रह गई थी, ठीक है। तो दस इट वाज रियलाइज दैट तो इस न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव से ये समझ में आया कि जो न्यूलैंड ने जो अपने मतलब टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे और उन पर जो उसने लॉ लगाया था वो सिर्फ लेटर एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल था, मतलब इनका मास 40 था या 40 से कम था, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन था उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उससे कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि भाई आपका जो रूल था आपने जो बनाया ये तो उसको फॉलो नहीं कर रही है आपकी टेबल तो आगे, ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक बस यहीं तक है, ठीक है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। आपको चैप्टर कैसा लगा पढ़ने में, मैंने जो भी तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा इसका वीडियो, उसमें बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया है इस चैप्टर का उसमें मैं करूँगा कंप्लीट उसको। और आई होप कि आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में, आप बोर नहीं हुए होंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट मी, हाँ। आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, को कैसा भी डाउट है इस चैप्टर के बारे में या किसी और चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके समस्याओं को दूर कर सकूँ और आपके डाउट्स को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।